आप जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन सर। मैं धीरेन शुक्ला। इसके पहले हिंदी वर्णमाला का जो पहला क्लास था जिसमें आपने स्वर का अध्ययन किया था, आज इसका दूसरा भाग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन के विषय में मैंने पिछले क्लास में एक परिचय ये कराया था कि व्यंजन वे होते हैं जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते, स्वर की सहायता से ही उच्चारित किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हिंदी वर्णमाला में ये आपका व्यंजन है, ये यहाँ से और यहाँ तक। इसमें भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एक ये व्यंजन अभी अगस्त 2024 में विशिष्ट व्यंजन के रूप में जुड़ गया। और चूंकि पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि स्वर जो है हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 हैं, कुल स्वर 13 हैं, जिसमें 2 अयोगवाह थे। अयोगवाह की चर्चा भी मैंने की थी कि वो अयोगवाह स्वर और व्यंजन दोनों की परिभाषा को पूरा नहीं कर रहे हैं, अर्थात ना तो वो पूर्णतः स्वर की परिभाषा को पूरा करते हैं, ना ही व्यंजन की, क्योंकि स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। जब कभी भी हम लिखते हैं अंग, तो आप देखते हैं कि ये अंग जो है ये पहले उच्चारित होता है यहाँ पर अ, और फिर यहाँ पर आप देखते हैं ये ध्वनि बाद में। तो ये स्वर की सहायता ले रहा है, अ की सहायता ले रहा है। इसी प्रकार ये अनुस्वार की अनुस्वार अयोगवाह में अनुस्वार बोला जाता है, और ऐसे ही यहाँ पर ये विसर्ग की संज्ञा इसे दी गई, अयोगवाह में ये विसर्ग है, और विसर्ग में ये भी आ के सहयोग से बोला जा रहा है, अर्थात ये स्वर की श्रेणी में इसको ऐसी स्थिति में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वर की परिभाषा को पूरा नहीं कर रहा है। आ पहले ध्वनि आती है। जब संधि पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि अंग में आप जब जोड़ेंगे तो आ पहले जुड़ेगा, ये अनुस्वार बाद में रहेगा, और यहाँ पर भी विसर्ग बाद में आएगा, ऐसे करके ये आ के सहयोग से। लेकिन जब कभी भी कोई व्यंजन उच्चारित किया जाता है, व्यंजन का 2 रूप होता है। व्यंजन 2 रूपों में हम देखते हैं। एक व्यंजन जो होता है वो अर्ध व्यंजन के रूप में होता है, और जो अर्ध व्यंजन के रूप में होता है वही व्यंजन का शुद्ध रूप माना जाता है। लेकिन छोटे बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि वहां व्यंजन का शुद्ध रूप इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर, जिस स्तर पर वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग ये स्थिति में नहीं जानते, और उनको उच्चारण भी करना रहता है। ये हलंत रूप है। हलंत रूप जब होता है तो इसमें स्वर इसके साथ हट जाता है, और जब स्वर नहीं होता है तो हम हलंत रूप जो होता है, ये क जो आप देख रहे हैं ऐसे हलंत रूप है, और अगर इसको हम यहीं पर हलंत, ये हल हटा दें, इसको हलंत या हल बोलते, और हलंत रूप जो होता है ये व्यंजन का अर्ध रूप यही होता है। लेकिन अगर ये हलंत हम हटा देते हैं तो यहाँ पर ये स्थिति बन जाती है कि हलंत रूप प्लस अगर कोई भी स्वर साथ में नहीं लगाया और उनको उच्चारित करना है तो आ जो है ये स्वतः इसके साथ में माना जाता है, क्योंकि इसका आ का कोई मात्रा नहीं होता है। और लेकिन जब हम उच्चारित करते हैं, हम बोलते हैं क, तो आ आगे ध्वनि आती है, तो हर एक व्यंजन के साथ में अगर कोई अन्य मात्रा नहीं लगी हुई है तो वो छोटा आ की ध्वनि उसके साथ में लगी रहती है। वहां ऐसी स्थिति में ये जो हलंत रूप है ये व्यंजन का शुद्ध रूप है। व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत रूप। हलंत रूप में हम यहाँ सब में हलंत लगा दे रहे हैं। अगर ये जो पहले लिखा था वो अजंत रूप था। अजंत रूप ही उच्चारित होता है, और जिन्हें हम उच्चारित करते हैं, जब उच्चारण कर सकते हैं अगर, तो वो ही अक्षर के रूप में आ जाता है। इसलिए अगर किसी भी व्यंजन में हलंत नहीं लगा है तो वो अक्षर माना जाएगा, नहीं तो वो अक्षर, ये अक्षर नहीं है, ये अक्षर है। सभी स्वर अक्षर हैं क्योंकि उनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यंजन उच्चारित करना है तो मुझे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, और वहां पर यहीं पर आप देखेंगे
ये व्यंजन का हलंत रूप, यही शुद्ध रूप है, व्यंजन का शुद्ध रूप यही है, लेकिन ये अर्ध व्यंजन है। और यहां पर इसको देखेंगे तो ये अजंत रूप है, व्यंजन का कौन सा, अजंत रूप। तो व्यंजन जो है वो शुद्ध रूप में अक्षर नहीं है, अर्थात हलंत रूप में अक्षर नहीं माने जाएंगे। अक्षर वो तभी माने जाएंगे जब उनके साथ में कोई ना कोई स्वर लगा होगा, कोई नहीं है तो छोटा आ लगा है, अर्थात हलंत नहीं है। तो जब अजंत है तो वो एक अक्षर के रूप में आ जाता है। और जितने स्वर हैं वो सभी वर्ण तो हैं, वर्ण के साथ साथ उनको हम अक्षर कह सकते हैं, क्योंकि उनको हम उच्चारित कर सकते हैं। लेकिन इनको हम अगर कोई स्वतंत्र रूप से हमसे कहे उच्चारण करने के लिए कि इस वर्ण का उच्चारण करिए, या हमसे कोई स्वतंत्र रूप से ये उच्चारण करने के लिए बोले कि आधा पा लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए, दोनों एक ही बात है। ये अर्धवर्ण अर्ध व्यंजन है, और अर्ध व्यंजन ही शुद्ध रूप होता है जिसको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते। ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश MPSI है, अन्य अन्य स्टेट में जो परीक्षाएं होती रही, अपने वहां तो हिंदी का पेपर एक हिसाब से बहुत सरल आता है, वहां पर हिंदी के शब्दों का जब पल्लवन करने को आता है, जब वहां पर आपसे प्रश्न किया जाता है कि इसमें कितने वर्ण हैं और अक्षर कितने हैं कोई किसी शब्द में, तो वहां पर ये एक व्यक्ति के लिए समस्या सी आ जाती है। ये इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारी हिंदी है वो, जब हम कभी हिंदी में लेखन करते हैं, कोई वाक्य लिख रहे हो, शब्द लिख रहे हो, तो हमारे शब्द जो होते हैं वो अक्षरबद्ध होते हैं, उसके ऊपर एक सिरोरेखा खींची जाती है। जबकि जो आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, रोमन लिपि जो है, रोमन लिपि वर्णबद्ध है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में जैसे मान लिया अंग्रेजी में लिखना है कमल, तो हम लिखते हैं के अलग लिख दिया। और इनमें एक बात ध्यान रखेंगे, जो स्वर होते हैं उनका मात्रिक रूप और वास्तविक रूप एक ही रहता है, जबकि हमारी हिंदी में जो स्वर हैं उनके दोनों रूप देखने को मिलते हैं, एक वास्तविक रूप, दूसरा उनका मात्रिक रूप। तो अंग्रेजी जो है वो कैसे लिखी जा रही, हर एक वर्ण अलग अलग, के अलग, ए अलग। अब यहाँ पर कमल लिखना है तो एम अलग और ए अलग, एल अलग। अब यहां पर देख रहे हैं ये आपकी हो गई वर्ण, ये वर्णबद्ध हो गई। और अगर इसी को हम हिंदी में लिखते हैं तो हम ही नहीं लिखते कि क और प्लस यहां पर अ, फिर म, हलंत लगा दिया यहां पर, प्लस अ, और फिर इसके बाद प्लस ल और हलंत, और यहाँ पर प्लस, क्योंकि इसमें लास्ट में हमारी हिंदी में ये उच्चारण तभी संभव है जब छोटा आ लगा रहेगा। तो ये देख रहे हैं कि ये कमल शब्द, कमल को हम लिखते कैसे हैं, जब लेखन में आ जाते हैं तो ये जो लिखा है ये अक्षरबद्ध है। अंग्रेजी ऐसे लिखी जाती है, अंग्रेजी को हम देख रहे हैं अलग अलग ऐसे लिखा गया। इसी को जब हमने ऐसे तोड़ करके लिखा तो ये, इसको हम कहते हैं शब्द में पल्लवन, या इसको प्रसार करके लिखना, या यही कभी पेपर में आ सकता है कि इसको वर्ण विक्षेपण कैसे इसका होगा, क्या होगा, इसमें भी ABCD करके कोई शब्द दे दिया जाता है और ये पल्लवन करना। तो इसी क्लास के बाद मैं पल्लवन करना आपको बताऊंगा, बहुत सारे शब्द लूंगा जिसमें आप पल्लवन करेंगे कि कैसे ये पल्लवन होगा, और ये इसका वर्ण विच्छेद। और ये एग्जाम के लिए अब इधर यूपी में भी बहुत क्वेश्चन आने लगा है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि कैसे पल्लवन करना है। और ये बात यहीं से जुड़ी है, अजंत रूप, अजंत रूप और हलंत रूप। तो ये जो आप अगर हलंत रूप में अलग अलग व्यंजन को लिखेंगे और उनके स्वर को अलग अलग लिखेंगे, तब जाकर के अगर शब्द लिखते हैं तो ये आपका वर्णबद्ध हो गया, अक्षरबद्ध नहीं। यहां पर यही कमल लिखा है, ये अक्षरबद्ध है, एक में मिला करके, और इसमें स्वर छिपे हुए हैं। अगर को कमल लिखा है, कोमल लिखा है, या कोई अन्य शब्द ले लें, तो उसमें स्वर जो है उनकी मात्राएं उनके साथ में लग करके और एक में मिला करके जब लिखते हैं तो वो आपका अक्षरबद्ध शब्द रहेगा। नहीं तो अगर अलग अलग ऐसे रहेगा तो वर्णबद्ध की स्थिति में रहेगा। चलिए, इसके बाद हम मूल जो चर्चा करने वाले हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है, इसमें जो ये विशिष्ट व्यंजन आया है, इसके जुड़ने से अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है वहां पर कई प्रश्न ऐसे आ गए हैं जो अभी भी इनके कारण कुछ समस्याएं आई हैं, जिनके ये इसलिए कह रहे हैं कि व्यंजन को कितने भागों में, तो हम यहां से और यहां तक ये जो व्यंजन है ये आप देख रहे हैं, ये इनकी संख्या एक पंक्ति में 5 है, 5 करके 5 स्तंभ में 5 पंक्तियों में, अर्थात 25 जो है ये आपके व्यंजन हैं, इनको हम बोलते हैं
स्पर्शी व्यंजन। इनको बोला गया है कौन सा व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि स्पर्शी व्यंजन जो है, इनको स्पर्शी व्यंजन क्यों बोला गया? तो आप ध्यान रखिए कि जब हमारे मुख से जब कोई ध्वनि निकलती है तो वहां पर जिह्वा, जो हमारी जीभ है, ये उच्चारण तभी संभव है जब जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तभी हम इनका उच्चारण कर पाते हैं। अब इनके उच्चारण के लिए जीभ अन्य अन्य भिन्न भिन्न जो इसके मुंह के भाग हैं उनको स्पर्श करेगी। तो वहां पर आप ध्यान देंगे कि हर एक पंक्ति का वह अलग अलग इसका स्पर्श होता है जीवा का, और उसी के आधार पर इनका नाम दिया गया। अब यहाँ पर एक बात और चर्चा कर दें कि ये जो 25 हैं, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। यहाँ पर चलो, नहीं तो हिंदी में तो खैर अंक हो सकता है बहुत लोगों को समस्याएं आ जाए। 25, ये 25 स्पर्शी व्यंजन। अगर यहाँ पर हम एक और वर्गीकरण की स्थिति में देखेंगे कि जो स्पर्शी व्यंजन की हैं वो, और या पूरी वर्णमाला की स्थिति देखी जाए, तो यहाँ पर कई प्रश्न बनते हैं। वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यहाँ देखेंगे कि, या पहले हम इनका वर्गीकरण देखें तो हमारे स्वर जो थे, स्वर आपके वर्णमाला में पहले दिन मैंने बताया भी था 11 स्वर हैं, प्लस अयोगवाह। अयोगवाह जो हैं इनकी संख्या 2 है, अयोगवाह की संख्या 2 है, प्लस स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 है, प्लस नीचे आ जाते हैं। इसके बाद अगला ये 11 अलावा इनको भी मैं बताऊंगा कि इनको अंतस्थ, ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, प्लस, और इसके बाद ये जो है ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 है, ऊष्मीय या संघर्षी, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। इसके बाद ये जो आते हैं ये प्लस, ये हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या ये 4 है, प्लस ये आपके ऋण, इनको संज्ञा दी गई है द्विगुण की, द्विगुण, या इन्हीं को नाम दिया गया है उच्छिप्त व्यंजन। आज सारी ये चर्चाएं होंगी और इनमें भी बहुत सारे नाम, अभी एक एक व्यंजन के अलग अलग नाम आएंगे, बहुत परीक्षा में इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनेगा। उच्छिप्त व्यंजन कितना? 2। और यहाँ पर फिर एक, अब ये पहले अभी तक नहीं था, अभी अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आप ध्यान देंगे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ये आपका एक अगस्त 2024 में ये विशिष्ट व्यंजन एक आ गया और विशिष्ट व्यंजन यहाँ पर जुड़ गया। विशिष्ट व्यंजन की संख्या अभी 1 है। इसके साथ साथ आगत ध्वनियां और वो अभी वर्णमाला के मानक से अलग, उनको भी मैं बताऊंगा कि क्या आवश्यकता रही, जो उनको भी उनका आगे बताएंगे कितने हैं और क्या कैसे उनका नामकरण किया, उसका इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि जो आपने इनको टोटल अगर हम करें तो 11, 2, 13 और 13 और 25 38, 38 4 42, 4 46, 4 50, 2 52, 1 53। तो अब ये अगस्त 2024 से पूर्व इनकी संख्या थी 52, अब है 53। लेकिन अगर आज भी जब कोई पेपर सेट होता है तो पुराना पेपर कहीं उठाया, कहीं से ऐड कर दिया और पुराना जो रिकॉर्ड था, तो अगर अपडेट नहीं किया गया तो उसमें अगर 52 ऑप्शन है तो 52 टिक करेंगे, लेकिन अगर 53 है तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53। अब हम आ जाते हैं इनका वर्गीकरण, इनके एक एक, और इसमें भी बहुत से ऐसे, जैसे लुंठित वर्ण कौन सा है, लुंठित या प्रकंपित या पार्श्विक कौन है, काकल्य कौन है, ये सब आपको पढ़ने, अर्ध स्वर की संज्ञा किसे दी गई है, ये सब आप पढ़ेंगे। तो यहां से अब चर्चा करेंगे हम सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में आपको मैं बता दूं कि ये जो पहले आप देख रहे हैं, हम किसी परिवार, गांव में कोई परिवार रह गया कि कहीं शहर में कोई परिवार है, तो उसकी पहचान होती है, जो उसका कहीं कोई बच्चा जा रहा हो और उसके वो परिवार से कोई पूछ रहे भैया ये किसके घर का है, तो वो किसके घर का है, जो उस परिवार का मुखिया होता है,
तो हर परिवार का मुखिया कौन, जो सबसे बड़ा, तो इनमें सबसे बड़ा होने का अभिप्राय जो सबसे पहले यहाँ आया है, और ये इसका मतलब इसका नाम दिया गया का वर्ग। का वर्ग आपका ये है, ये आपका जो है इसका मुखिया चा है इस वर्ग का, तो ये आपका चा वर्ग है। इसका मुखिया टा है तो ये आपका टा वर्ग है। इसका मुखिया ता है इसलिए ये आपका ता वर्ग है। और इसका मुखिया पा है, ये पा वर्ग है। ये स्पर्शी व्यंजन की ऐसे। अब ये तो वर्ग में इनकी पहचान इनसे होगी। हमें कभी बताना है कि ये गा है तो ये किस वर्ग का है, तो ये का वर्ग का है। ये छा किस वर्ग का, चा वर्ग का। लेकिन इनको उच्चारण स्थान या जो स्पर्श किया है उसके आधार पे किसका कहां से कैसे स्पर्श है, उस आधार पे भी इनका नामकरण किया गया। लेकिन उससे पहले एक बात जान लेंगे कि ये जो पहला आप देख रहे हैं स्तंभ, ये पहले वर्ग जो का वर्ग है, सॉरी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनका प्रथम वर्ण ये सब हैं, का, चा, टा, ता, पा। क्योंकि अभी संधि जब हम पढ़ाएंगे इसके बाद जब कभी क्लास रहेगा तो उसमें सब बहुत प्रभावी रहेंगी बातें। तो ये प्रथम वर्ण है हर वर्ग का, पहला वर्ण, ये द्वितीय वर्ण है, ये आपका तृतीय वर्ण है, ये चतुर्थ वर्ण की संज्ञा ये है, और पंचम वर्ण ये है। इसी को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बनने वाला है अभी, और ये वर्तनी में बहुत सारी बातें आपको यहाँ हम बोलेंगे। ये एक अच्छा क्लास होने वाला है। यहाँ पर पंचमाक्षर, इनको किसकी संज्ञा दी गई है, जो पंचम वर्ण है स्पर्शी व्यंजन का पांचवा वर्ण, इसका नाम दिया गया है, इनका नाम दिया गया है पंचमाक्षर। अब यहां पर एक बात समझ लेंगे कि इसके विषय में भी बहुत आप वर्तनी में कई जगह, क्योंकि मैं व्यंजन जब लिखा था, अभी किसी से प्रश्न कर दें कि भाई व्यंजन ये सही है या व्यंजन ये सही है, किसी से पूछ लें कि दिनांक ये सही है या फिर दिनांक ये सही है, तो अपने अपने, या फिर हम इसी को भी और लिख दें दिनांक ये सही है। तो आप ध्यान देंगे कि ये पंचमाक्षर के कारण से ये सारी वर्तनी, ये भी तीनों दिनांक सही लिखा है, ये भी लिखा है। प्रश्न परीक्षा में ऐसे भी आ जाता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं अनुस्वार हट गया है, यहाँ पर अनुस्वार हट गया है, यहाँ हट गया है। अब ये पंचमाक्षर के कारण, और ये मैं आपको चर्चा करूंगा, यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। बहुत ही कई आप बुक्स उठाएंगे, कहीं पर ऐसी बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जो हर बुक्स में और चर्चा में नहीं आएंगे। अब आप देखने को पाएंगे यहाँ से कि क्या है कैसे। तो स्पर्शी व्यंजन में यहाँ पर समझ लेंगे कि आप देखते होंगे, अगर आप कभी भी किसी का पूरा मुख खोले तो उसमें पीछे की तरफ एक गॉड गिफ्टेड एक यंत्र सा ऊपर लगा है, जिसको हम छोटा जैसे लग रहा है, ऊपर से कुछ एक यंत्र लगा है सबसे पीछे की तरफ, उसको हम कहते हैं काकू। काकू जो है वहीं पर कंठ सबसे पीछे की तरफ, आप देखिए यहां से यात्रा शुरू हो रही, सबसे पीछे की तरफ कंठ है। और ये आपके जो उच्चारण होते हैं, अगर हम क कहें, हम कहें ख, ग, घ और अंगा, ये आपके जो उच्चारित होते हैं ये सबसे पीछे। अब देखिए एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, बड़ा इजी होगा स्पर्शी व्यंजन का अध्ययन यहाँ पर, कि ऐसे अगर आप फुटकर में पढ़ेंगे नहीं। आप देखिए सबसे पीछे जो जहां पर का को हमने बताया, वहां पर पीछे सबसे पीछे की तरफ कंठ है, तो इनका उच्चारण जो होता है, ये का वर्ग का उच्चारण ये कंठ से है, इसलिए का वर्ग को जो है कहा गया है कंठ और कंठ वर्ग, या ये कंठ वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो ये कंठ से उच्चारित होते हैं, उच्चारण स्थान इनका कंठ है, इसलिए ये जो है कंठ वर्ग के अंतर्गत आएंगे। परीक्षा में इनमें से कोई एक वर्ण डाल देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें कंठ कौन है, तालु कौन। हाँ, एक और चर्चा कर दें आपको, जो इसमें स्पर्शी व्यंजन में आएंगे, इसमें मूलतः 5 आप पंक्तियां देख रहे हैं, पांचों का विभाजन आप देखेंगे तो पहले समझ लो आप कि कंठ की बात हमने कर दी। अब जो जीभ है और जीभ के ऊपर जो स्थान आपको मिलता है उसको हम कहते हैं तालु, जहां पर जीभ के ठीक ऊपर जो ऊपर का हिस्सा होता है, इस टाइप से ये छत जो ऊपर की होती है जीभ के ऊपर, वो उसको क्या बोलते हैं, तालु। तो जब जीवा हमारी
जो वर्ण बोलने में, अभी आप प्रैक्टिस कभी याद मत करके पेपर में याद करके मत जाइए, ये इतनी साइंटिफिक लगेगी। ये प्रयोगशाला आप देखिए, इसको आए दिन बैठ करके केवल एक प्रयोग प्रैक्टिकल करिए और आप पढ़ा सकते हैं। आप इसको समझिए, कहीं ऐसी स्थिति नहीं आएगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी है। ये जो आपका च है जब हम उच्चारित करते हैं, या इसमें आप देखिए हम पहले क वर्ग कंठ की बात कर रहे थे और इसके बाद च वर्ग में आएंगे, फिर इसके तो पहले हम तो चर्चा कर रहे थे तालु की। तो जो जीभ है, जीभ के ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है, तालु। तो जीभ हमारी जब ऊपर जाकर के सीधे सीधे स्पर्श करे, जाकर के अगला हिस्सा ऊपर जब स्पर्श करे जीभ का, तो ऊपर जो हमने बताया जो छत नुमाया से ऊपर जो है हिस्सा, वो जैसे जीभ ये है और ये जाके ऐसे स्पर्श करती, ये जब ऐसा होगा तो वो सारे वर्ण तालु या तालव्य कहे जाएंगे। इसके बाद अगला आपको बता दें कि नेक्स्ट जो आगे और बढ़े तो हम देखते हैं कि तालु से थोड़ा आगे, तो वहां पर वैसे अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे भी समझ लो कि जब जीभ क्या करती है कि आगे के हिस्सा मुड़ करके हल्का गोल होकर के ऊपर जब लगता है, जैसे हम कहते हैं ट, तो जब ट कहते हैं जीभ का अगला हिस्सा हल्का मोड़ खाता है, ऐसा वक्र बना करके ऊपर जाके स्पर्श करता है। तो ऐसे जितने भी वर्ण जब कभी भी ऐसा होगा तो जीभ आगे हल्का सा गोल ऐसे हो करके तब स्पर्श करे, गोल हो जाए, ऐसे गोल हो और ऊपर स्पर्श करे, तो वो सारे कौन से कहे जाएंगे, मूर्धा के अंतर्गत आएंगे। और वो मूर्धन्य, वो क्या, वो वर्ण जो है मूर्धन्य वर्ण के वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जब आप ट बोलते हो तो यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ, ये जीभ का अगला हिस्सा इन सब में मुड़ करके ऊपर स्पर्श करता है जाकर के, तो ये आपका इसके अंतर्गत चले जाएंगे मूर्धा। तो इसके बाद में ता है, जब हम ता कहते हैं तो आप इसमें बड़े लोग भटक जाते हैं। जीभ यहां पर जाती है ऊपर, बिल्कुल ऊपर स्पर्श करती जाकर के, और यहां जब कहते हैं तो जीभ जो है दांत का जो ऊपर के दांत हैं उसका निचला हिस्सा जीभ स्पर्श करती है, दांत को स्पर्श करती है। और जब दांत को स्पर्श करेगी तो दांत को स्पर्श करने के कारण यहां पर यह दंत वर्ग है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो होठ हैं ये आपस में स्पर्श करते हैं, तो ये आपके स्पर्शी व्यंजन किसके अंतर्गत जाएंगे, ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत जाएंगे। अब जरा चलते हैं हम, और आप जब खाली बैठिए तो इनको जरा देखिए कि कहाँ जीभ की स्थिति कैसी जा रही है। हम बोलते हैं क, जब क कहते हैं तो ये पहला क यहां से शुरू और ये कंठ क, तो ये कंठ वर्ग के अंतर्गत जाएगा। जो चा वर्ग है इसमें हम जब चा बोलते हैं या हम छा बोलते हैं, आप देखिए चा चा, जहां चा बोले तो जीभ गई ऊपर, छा छा कहे जीभ ऊपर गई। हमने कहा ज में भी जीभ, सारे देखे कितना अच्छे से वर्णमाला कितने अच्छे से जो है व्यवस्थित की गई है। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कहीं 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 हमारी हिंदी ऐसी कि देखिए इसमें बिल्कुल एक सिस्टम से क्रमबद्ध तरीके से रखा गया, कहीं फुटकर होते तो याद करते करते हालत खराब, बिल्कुल बड़े क्रमबद्ध। यहाँ पर तालु से, ये भी तालु से ज, जब ज बोला तो जीभ सीधा मुड़ी नहीं आगे, सीधा ऊपर लगे, तालु ज, झ, ये भी सीधे जाकर गए, यहाँ पर भी जीभ जो है ऊपर स्पर्श कर रही है। तो ये आपके किसके अंतर्गत जाएंगे, ये जाएंगे तालु से, तो ये तालव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत, तालव्य। अब आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। यहां पर देखते हैं, अभी हम कह रहे थे अभी जीभ ऐसे जा रही है, अब जीभ का अगला हिस्सा मुड़ता है और तालु से थोड़ा आगे, जो ऊपर का हिस्सा था उसमें थोड़ा आगे की तरफ ये जो है स्पर्श करता है। हम कहते हैं ट, तो पहले तो जीभ थोड़ी मुड़ी और फिर जाके ऊपर लगी और फिर झटके से नीचे आई। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये तीनों में आप देख रहे हो ट, ठ, ड, ढ, अड़। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ गोल होके ऊपर लग रही है, तो ये है आपके मूर्धा। जब कभी रहेगा आपका री बोलते थे, री में जो आपका स्वर थे वो भी अभी हमने बताया था, यूपीपी एग्जाम में पूछा भी गया था। नहीं याद है, कुछ नहीं, आप याद नहीं, रटिए नहीं, आप केवल इनको समझिए। ये ट वर्ग जो है ये किसके अंतर्गत चला जाएगा, ये आपका जाएगा मूर्धन्य, मूर्धा से स्पर्श होता है, तो ये इसलिए इसको क्या कहेंगे, मूर्धन्य, इसीलिए स्पर्शी व्यंजन। अब यहाँ पर अगला देखते हैं त देख कहते हैं, तो त में जीभ जो है दांत का अगला जो भाग है उसको स्पर्श करेगी, और स्पर्श कर जब दांत के ऊपर वाले दांत जो हैं उनके
निचले भाग को स्पर्श करें तो वो ये जो है दांत को स्पर्श करने के कारण इसका नाम दिया गया है दांत से दंत। ये आपका किसके अंतर्गत गया? दंत के अंतर्गत। अभी ये भी आपको परेशान करेगा, दंत सर ऐसे लिखें ये, या फिर हम दंत ऐसे लिखें। देखना ये मैं आज चर्चा करने वाला हूं पंचमाक्षर की। तो दंत जो है ता वर्ग, ये जो है ये जितने भी इसके वर्ण हैं ये सब दंत वर्ग के अंतर्गत जाएंगे। और पा वर्ग में जब आते हैं तो हम देखते हैं हमारे होंठ पा, फा, बा, भा, मा, होंठ स्पर्श। अगर किसी से कह दो कि पा बोलना है लेकिन होंठ स्पर्श न होने पाए, किसी से कह दो कि टा बोलना है लेकिन जीभ मुड़े ना और ऊपर ना लगे या मुड़े ना, ऐसे टा बोलो, नहीं बोल सकते। तो इसीलिए देखते हैं जब कोई व्यक्ति विकार मुख में ऐसा आ जाता है या वृद्ध बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाता है तो वहां पर दांत, तो वो बोलते कुछ है, बोलने की स्थिति में नहीं आते, कुछ बोलते हैं और कुछ ध्वनि निकलती है। उसका कारण यही होता है कि ये वो प्रभावित होते हैं अंग, और जिस कारण से ऐसा होता है। यहाँ पर दंत हम देखते हैं दांत का जो ऊपरी दांत है उसका निचला हिस्सा स्पर्श किया है तो ये दंत में गए, गोल होकर के ऊपर लगा। आप बोल करके देखिए, मैं कह रहा हूं कि रटिए नहीं कि हमने लिखवा दिया तो आप याद कर रहे हैं, बहुत से लोग बैठ गए घंटों, कुछ नहीं, बहुत इजी, बहुत इजीली आप बताएंगे। अब तक इसमें आ गया कौन सा जो है निम्न में से कौन सा मूर्धन्य है। अब उसमें ऑप्शन पड़े हैं ड, छ, घ, भ, ठीक है। तो मूर्धन्य में अब ये सब मूर्धन्य इनमें गोल हो करके, अगर आप नहीं पता है तो चारों वर्णों को ऑप्शन में बोल करके देखिए कि किसमें गोल, जीभ हल्का गोल होकर ऊपर जाती है और स्पर्श करती है, तो आप देखेंगे ऐसा इसमें होगा। दांतों को स्पर्श करे, आप रुक रुक करके बड़ा आराम से त, थ, द, ध, न, ये ऐसी स्थिति इनकी रहेगी। पा वर्ग में जब जाएंगे तो इसमें क्या होंगे, दोनों होठ जो है वो आपस में स्पर्श करेंगे और इस कारण से ये आपका हो जाता है ओष्ठ के अंतर्गत जाएंगे, ओष्ठ वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन के विषय में जो मैं अभी इसमें बोलना है हमें और इसके अलावा बोलना है, लेकिन चलो छाम वो उन वर्णों की चर्चा करने से पहले जो मैं कह रहा हूं उसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये पंचमाक्षर की मैं कह रहा हूं इनको हम अनुनासिक या नासिक के, इन पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है अनुनासिक, ये जो पंचमाक्षर है ये अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। अंग भी आता है, अंग जो स्वर में था अनुनासिक, या इनको नासिक के, इनको अनुनासिक या फिर नासिक, ये अथवा अनुनासिक कहें या नासिक। और जो ये बच्चे रह गए आपके, ये हैं कौन से, ये निरनुनासिक। कौन से, ये जो हैं ये आपके निरनुनासिक। तो नासिक के या अनुनासिक। अब चूंकि दूसरी जो चर्चा हम करने वाले हैं उसको समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा उज्ज्वल, ये वर्तनी भी, या हमने लिखा प्रांजल, प्रांजल। यहां पर एक बात अभी और उभर करके आएगी, उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा प्रांजल, अब ये प्रांजल लिख दिया तो प्रांजल यहां पर अनुस्वार लगेगा, जो अंग बोलते हैं आप। अब ये ध्वनि आई, और हिंदी की एक विशेष बात है, अंग्रेजी वगैरह में नहीं है, क्योंकि छोटे क्लास में आप देखिए जब उनको इमला वगैरह बोला जाता था डिक्टेशन, तो जब उनकी गलती निकलती तो सर आप यही बोले थे। क्योंकि हिंदी की सबसे विशेषता क्या है कि जो उच्चारण हम करते हैं वही बोलते हैं, जो वही लिखते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं, जो उच्चारण करेंगे वही लिखेंगे। तो इसलिए होना क्या चाहिए, आज के समाज में उच्चारण बहुत गड़बड़ हो रहा है। जैसे लोग निरोग निरोग कहने लगे तो वर्तनी तो गलत होगी, जबकि सही है क्या, निरोग। तो जब हम उच्चारण करें तो वहां पर उच्चारण अगर सही रहे तो हम सुने कि क्या कहा जा रहा है और तब हम वर्ण लिखें, क्योंकि हमारे पास वर्णों का अभाव नहीं है। अंग्रेजी के पास वर्ण कम है, उनको 26 से काम चलाना है, हमको हमारे अब तो हमारे पास उनके दुगने से भी अधिक हो गए, और दुगने से अधिक तो है ही है, साथ साथ उनके वास्तविक स्वरूप 5 स्वर, हमारे पास 11 स्वर, वैसे अकुल स्वर 13, और उसके बावजूद हम ये भी कह रहे हैं कि उनकी मात्राएं भी हैं। तो इसलिए हमारी हिंदी में काम नहीं चलाना है,
कि काम चला लो किसी को प्रयोग करके, तो हमारे में उच्चारण जो होगा, इसीलिए उनके पास कहीं एक ही अक्षर को कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा है, कहीं यू बोल दिया, कहीं अ बोल दिया। अब ये स्थितियां इसलिए आ रही हैं कि जब बट आया, वो उदाहरण अक्सर लोग दे देते हैं, बट, बुट, कट, ऐसा करके। तो अब ये हिंदी में नहीं है, हिंदी में जैसा आप बोलेंगे उच्चारण वैसा ही किया जाएगा। इसलिए जिन अभी इसके बाद में आने वाले समय में जब मैं वर्तनी का क्लास डालूंगा, जो एग्जाम में वर्तनी आती रहती हैं, उनका जब क्लास होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी कि वास्तव में जो हम बोलते हैं वही लिखना चाहिए। और जैसे हम हर मिठाई की दुकान पे मिष्ठान मिष्ठान नहीं, वो शब्द है मिष्टान्न। अब जब मिष्ठान बोलेंगे तो वर्तनी तो गलत होनी है, तो इसलिए हम अपना उच्चारण सही रखें। लेकिन आज जो इसका हम पढ़ने जा रहे थे, ये क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो अंग है, ये आप संस्कृत में जो शब्द मिलेंगे, इसका बहुत प्रयोग रहा है संस्कृत में, हिंदी में है, लेकिन अगर हम कहीं पर अगर जैसे ये प्रांजल लिखा, तो प्रांजल में ये जब हम अनुस्वार लगाते हैं जिस पोजीशन पे, अगर उसके तुरंत बाद का जो वर्ण आया है, व्यंजन जो आया है, वो व्यंजन अगर स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन, तो जा स्पर्शी व्यंजन, जहां अनुस्वार लगा है उसके तुरंत बाद जो व्यंजन आया है वो अगर स्पर्शी व्यंजन है, तो अनुस्वार जो है हटा सकते हैं आप, और उसकी जगह पर जिस परिवार का ये व्यंजन होगा, अर्थात जिस वर्ग का ये व्यंजन होगा, जा जो है आपका चा वर्ग का है, तो इस पंचमाक्षर की जगह पर ये अनुस्वार की जगह पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर आ जाएगा। अब प्रा हमने लिखा और यहां पर जा, ये चा वर्ग का जा है, इसका पंचमाक्षर हमें इया मिलता है, यहां पर ये शुद्ध रूप में आएगा। और शुद्ध रूप आप जानते हैं व्यंजन का कि वो अर्ध व्यंजन के रूप में यहां पर ऐसा होगा। और ये स्थिति, ये प्रांजल की वर्तनी, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसा ही आप और भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे कहीं पर लिखा है, यहां पर मिटाते हैं और फिर देखिएगा कि आगे को यहां पर नेक्स्ट देखेंगे कि लिखते हैं हम, जैसे अंत, कोई कहे कि अंत ये सही है या फिर अंत ये सही है, तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर ये भी सही है, ये भी सही है। ये अनुस्वार अगर हटाते हो आप, तो आप स्वतंत्र हो किस बात के लिए, कि ता वर्ग का पंचमाक्षर, क्योंकि यहां पर अनुस्वार के बाद जो ता आया है ये व्यंजन स्पर्श, हाँ उनमें से नहीं, स्पर्शी व्यंजन में से अनुस्वार के बाद अगर जो भी व्यंजन आया है वो जिस वर्ग का वो होगा, जिस परिवार का होगा, का परिवार का है, चा परिवार, जिस परिवार का होगा उस परिवार का पंचमाक्षर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ ता जो है, ये ता चूंकि वर्ग का नाम ही दिया गया है, मुखिया खुद आया, अगर था भी आ जाता तब भी होता, धा आ जाता तब भी होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये अंग अनुस्वार हटा और ता वर्ग का पंचमाक्षर ना है, इसलिए यहाँ पर अंत में ना लिख दिया गया। ऐसा ही दिनांक में है, दिनांक का क्या होगा कि हम अगर लिख देखेंगे तो दिनांक में, दिनांक हम अनुस्वार हटाना चाह रहे हैं तो हटा सकते हैं और यही लिख सकते हैं दि ना, और अनुस्वार ये जो बिंदी है ये हटाएंगे तो का है, का वर्ग का पंचमाक्षर अंगा होता है, इसलिए अंगा लिख दिया। और यहाँ पर हलंत, ये ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन जब कभी भी आप एक व्यंजन में दूसरा व्यंजन, एक ऊपर और एक नीचे लिखा, एक नहीं बहुत जगह हम भी लिखना बताएंगे, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। ये का अगर हटे यहाँ से तो अर्धवर्ण सदैव, बहुत लोग कहते हैं दिनांक में का आधा है या अंगा, तो जो ऊपर होता है, क्योंकि संभालने वाला नीचे संभालेगा वही जो पूरा होगा, जो पहले से कहीं से कमजोर है तो कैसे भाई, अपने ऊपर हमको किसी को बैठाना है तो हम इनको बैठाए हैं ना, तो बैठाए तो इसीलिए कि वो क्या है, वो पूरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड के केस स्थिति में जैसा है। इसलिए यहां पर हम ये क, तो सदैव ध्यान रखना जो नीचे वर्ण होगा वो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ण होगा, ठीक उसके ऊपर वाला अर्ध होगा। ये पल्लवन में भी काम आएगा, जब हम वर्ण विक्षेपण करेंगे वहां पर भी आएगा।
जब हम संधि करेंगे तो बहुत लोग जब संधि पढ़ेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जब हम पल्लवन करने में गलतियां करते हैं तब हम नहीं जान पाते। तो यहां पर ये बात समझ गए होंगे। ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे मान लिया लिखा हो अम्बुद, ठीक है, ऐसा लिखा है या तो यहां पर देखते हैं कि ये बा आया है और जब बा आया है यहाँ आ है, अंग है, तो यहाँ अनुस्वार हटाना है। तो इसको अगर हटाएंगे तो ये आ तो रह गया। यहाँ पर बा जो है पा वर्ग का है और पा वर्ग का पंचमाक्षर मा है, तो इसलिए ये हो गया अम्बुज। ठीक है, चलो इसको जाने दो। हमने लिखा है व्यंजन, व्यंजन में भी देख लीजिए अनुस्वार हटाया मैंने तो ये जा आया, चा वर्ग का है इसलिए चा वर्ग का पंचमाक्षर इया होता है, चा वर्ग का पंचमाक्षर इया है और अनुस्वार की जगह पर ये इया आ गया। ये आपका कभी भी आप इसके लिए लड़ाई मत लड़िए कि पहले ये लिखा जाता था अब लिखा जा रहा, नहीं। ये क्योंकि टंकड़ वाले जो टाइपिंग करते हैं उनको जब दिक्कत आती है तो ऐसा कुछ है, ऐसा आज के समय में हम देखते हैं ये या ये भी नहीं लिखने में दिक्कत आई तो ऐसा लिख दिया। ध्यान रखिए कि जब आप कभी भी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा यहाँ पर भी है कि व्यंजन, लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दे व्यंजन, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। इसलिए ध्यान रखना है जा वर्ग का पंचमाक्षर यहाँ जो जहां अनुस्वार है, जिस पे अनुस्वार लगा है उसके ठीक बाद में जो व्यंजन अगर स्पर्शी व्यंजन से आया है तो स्पर्शी व्यंजन जिस परिवार का होगा वो व्यंजन चा वर्ग का है तो चा वर्ग का पंचमाक्षर लग जाएगा, इया लगेगा। आड़ा है तो आड़ा लगेगा। ऐसा मान लिया अभी हम गंगा लिखें तो भी ऐसा ही आएगा। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे को हम अगला पॉइंट बताते हैं या हम कहते हैं चलो एक तो देख लेंगे। जैसे कंठ है और कंठ बड़ा अच्छा, ये देखिए कंठ है। अब कंठ में हम कहें कि ये हटाएं तो अगर कंठ ये लिख दें तो ये गलत है। क्यों? ठा यहां पर अनुस्वार था, ठा वर्ग का पंचमाक्षर और ठा वर्ग का पंचमाक्षर, ठा नहीं टा वर्ग, सॉरी टा वर्ग का पंचमाक्षर ठा है, वो वर्ण है, इसलिए इसी का पंचमाक्षर यहां आएगा, इसलिए ये गलत है। और होना क्या चाहिए यहां पर, क्योंकि अड़ा था। तो कभी भी आप ये इस प्रकार की वर्तनी तो गलत करेंगे ही नहीं अगर अनुस्वार की जगह पर इसका प्रयोग कर लिया जाए। क्योंकि कभी कभी आता है ऐसे तीन शब्द कौन सा गलत है, अशुद्ध है, तो ये यही कारण से हम गलतियां कर बैठते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए और इसका पल्लवन करना भी बताएंगे आपको। और दूसरी एक बात बता दें, यहाँ पर एक मैं पॉइंट चर्चा कर दूं, पहले ही कर दे रहा हूं क्योंकि वर्णन तो अभी ये हो रहा था कि मैं इनके विषय में बोलूं, लेकिन यहाँ पर जो ये रा है, रा की चर्चा कर दे थोड़ा। रा का बड़ा स्पेशल केस बनता है, उनको आप देखेंगे कि रा कैसे स्थिति में जा रहा है, इसको मैं अभी चर्चा के विषय में चर्चा करने वाला था कि रा जो है आपका वो जब किसी व्यंजन के साथ में दो स्थितियों में लगता है, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे मैं लिखता हूं सर्प, तो देख रहे हैं अब इसमें कोई कहे आधा कौन पूरा कौन, तो यहां पर इसकी ध्वनि भी देखते हैं बहुत का, सर्प र हल्के में निकल गया। अब यहां पर इसके बीच में आया तो उच्चारण तो हो गया, लेकिन ये रा लगा हुआ है। और हम जब कहते हैं मान लिया प्रसाद, ऐसा बोले तो यहां पर भी रा लगा है, तो ये दो रा है। तो नीचे जब ये वाला रा आधा है या पूरा है, तो आज मैंने बताया जो वर्ण किसी व्यंजन के नीचे लगा होगा वो वर्ण अर्ध होगा, या अक्षर जो भी लगा होगा नीचे वो, सॉरी जो नीचे होगा वो पूर्ण होगा और जो ऊपर होगा वो अर्ध होगा। तो इसमें पा और रा में कौन आधा कौन पूरा, तो पा आधा है और रा पूरा है। अगर इसको हम तोड़ें तो क्या लिखेंगे, प फिर र। अब र पूरा है, इसका मतलब है कि ये इसके लिए स्वर आया है, तो यहां पर ऐसा लिखेंगे प्र। ठीक है, र पूरा था और स आ द आ, यही पल्लवन। अब यहां पर लेकिन जो रा आया है ये इसको बोलते हैं रेफरा, इसको पदेन रा, ये जो पैरों में नीचे लग गया आकर के। और सदैव हम ये सदैव ध्यान रखना जो नीचे होगा उसको स्वर ही संभालेगा, अर्थात वो पूरा होगा। पूर्ण तभी होता है, आपने पढ़ा था कि पूरा करने कौन आता है, व्यंजन उच्चारित होते हैं तभी वो अक्षर का रूप ले लेता है, जिसको हम
सबसे पहले अजंत रूप बोल गए थे। अजंत रूप अगर व्यंजन का अजंत रूप है जिसमें हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब है कि उसको कौन संभाल रहा है, अजंत वाले को कौन संभाल रहा है, स्वर संभाल रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि रा पूरा है, आ पूरा, आ जो है स्वर है, सॉरी, ये इसको संभाला, लेकिन पा जो है वो क्या रह गया, आधा, इस पा को इसने संभाला। कभी भी ऐसा आ जाए ध्यान रखेंगे कि नीचे वाला जो होगा वो पूरा होगा, तो ये पदेनरा है और ये रेफरा, लेकिन यही पदेनरा का एक रूप हमको यहां पर देखने को, सर फिर ये वाला कौन रहा, लोगों को लगता है 3 रा मिल गए, एक तो ऊपर मिल गया, हमको ऐसा करके मान लिया यहाँ पे पा या कोई भी व्यंजन लिखा मैंने, एक आपका ये लगा है और एक आपने देखा था कि ऐसा लगा था, तो ये जो है ये पदेनरा है, ये रेफरा है, फिर ये कौन है, तो ये भी पदेनरा है, ये और ये पदेनरा है, ये दोनों पूरे हैं। लेकिन ये जब भी कभी नीचे का ये वक्र के रूप में जिनमें होगा, जैसे हमको लिखना है ट्रक, तो ट्रक में हम ऐसा नहीं है पूरा, लेकिन इसका रूप थोड़ा ऐसा कर देते हैं, तब ये रा जो है पदेनरा ही है। ये और ये एक ही है, लेकिन इनका प्रयोग जहां पर नीचे वक्र वाली, इनमें ठा में लगाना है, डा में लगाना है, टा में लगाना है, इनमें जब भी लगेगा तो इस प्रकार का लगेगा, जहां पर नीचे वक्र की स्थिति होगी, ये आपके पूरा व्यंजन है, अर्थात, और ऊपर वाला जो होगा वो आधा होगा। आधा है इसका मतलब है कि वो व्यंजन का शुद्ध रूप है, लेकिन वो जो है हलंत रूप है, और नीचे अजंत रूप जो होगा उसको पूरा होगा। तो आपका यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं, स्पर्शी व्यंजन के विषय में चर्चा कर रहे थे, अगले जो 11 अलावा इनमें एक एक वर्ण की चर्चा करेंगे। ये आपका कौन सा आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन। अगली चर्चा किसकी है, अंतस्थ व्यंजन की। यहां पर अब इसके आगे देखेंगे क्लास, अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन के विषय में पहले पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से, ये व्यंजन जो है इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो जरा देखिएगा कि इनका अंतस्थ जो नाम दिया गया है, इसका कारण क्या रहा कि जो हमारी जीभ है, जब हम स्पर्शी व्यंजन बोल रहे थे तो जीभ जो है अपना स्थान छोड़ती थी और ऊपर की तरफ या स्थान छोड़ करके जिस पोजीशन में जा रही थी, और जब हम अंतस्थ बोलते हैं तो एक जीभ अपनी, अच्छा जब हम स्वर कहे थे हम या ये क ख ग घ हमने बोला तो यहां पर तो कंठ की स्थिति बनी थी, लेकिन अगर हम अ आ ए ओ कहें ये तो जीभ हमारी बिल्कुल निचले हिस्से पर स्थिर रहती, लेकिन जैसे हम आगे को बढ़ते हैं, स्वर के बाद जब व्यंजन की तरफ जाते हैं तो जीभ काफी कुछ अपना स्थान छोड़ करके ऊपर की तरफ गई या स्थान छोड़ रही थी, लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं या रा ला वा, तो ना तो ये जीभ उस पोजीशन में रह जाती है, ना ही ऊपर जो उठ जाती थी वहां भी, ये उन दोनों के मध्य में रह जाती है। जो जीभ है उसका स्थान कहाँ रहता है, हम बोलते हैं यह बोलते हैं जीभ है उसका स्थान, अब ना ये क्या होगा, जो स्पर्शी व्यंजन हम बोले हैं उसका, और अगर उसके स्वर थे, स्वर और जब व्यंजन शुरू हुए तो उनके मध्य में रह गई। इस कारण से वो पोजीशन पे जब वर्ण आते हैं तो इनको हम अर्ध, एक आपको बता दें, ये बड़ा लोग क्वेश्चन अगर आ जाए कि अर्ध स्वर वर्ण कौन से, तो अगर ये ऑप्शन डाले जाए अंतस्थ, संयुक्त, विशिष्ट, स्पर्शी टाइप का, तो आप टिक करिएगा अंतस्थ। लेकिन ये क्या रहा है, इसके पीछे बहुत प्रयास किया गया, ये ध्यान रखेंगे, इनको अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई, या और वा। अर्ध स्वर कौन है, अर्ध स्वर परीक्षा में अगर पूछा जाए तो या और वा ये दोनों अर्ध स्वर हैं, अर्ध स्वर की संज्ञा इन्हें दी गई, और ये चारों वर्ण जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और एक प्रश्न आता है कि स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारण होने वाले शब्द, तो अगर उच्चारण शब्द लिख करके आएगा तो आप आंसर टिक करोगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है ये स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, इन्हें ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन ये जीव की स्थिति है नीचे और ऊपर, लेकिन बीच में, तो या र ल व जाने का प्रयास जीवा करती है, हम कहते हैं य,
लेकिन जाती नहीं, वो मध्य में रहती है, नीचे के, और एक सामान्य स्थिति जीव की, बिल्कुल ऐसी स्थिति। तो ये जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारित होने वाले वर्ण, तो वो या, रा, लावा अर्थात अंतस्थ व्यंजन है, और इसीलिए इनको हम या, इनमें से या और वा जो हैं इनको अर्ध स्वर बोला गया। समझ गए होंगे। अब यहां पर या वा तो अर्ध स्वर हो गए, लेकिन ये र की स्थिति क्या है? तो आप देखते होंगे कि र जब हम बोलते हैं तो जो जीव दांत का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर जीभ हल्की पतली सी होती है, वहां पे तो ये र जो है, ये वर्ण आपका दंत मशूड़ा के अंतर्गत ये स्पर्श ऐसी रहती है स्थिति। और यहां पर जब र बोलते हैं, र तो यहां पर जीभ में कंपन उत्पन्न होता है। कैसे, क्या होता है? कंपन। र, हम जब र बोले तो लग रहा है जीभ आगे पहले कंपन करी, तो इसको या लड़खड़ाई, र जब बोले तो जीभ र जब बोले तो वहां पर क्या हुई? प्रकंपन हुआ, कंपन हुआ। तो ये कंपन हुआ, तो इस कारण से जो र है ये आपका कौन सा है? प्रकंपित। कभी नहीं भूलना है आपको। र, जब हम र बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा कंपन करके, आप बोल के देखिएगा तो कंपन का, इसलिए प्रकंपित। इसी को दूसरा नाम भी दिया गया है, कौन सा? लुंठित। अब यहां पर एक बात देखेंगे, लुंठित हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आइए ऐसा चूंकि ठा आया है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर ऐसे लिखेंगे लुंठित, क्योंकि टावर का है, टाठा डडा अड़ा, तो ऐसी स्थिति। तो प्रकंपित या लुंठित बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोट्स बनाइए, लिखिए, आप बहुत जरूर लिखिए। या वा अर्धस्वर, रा कैसा? प्रकंपित या लुंठित। अब एक बात देखेंगे, ला। तो जो ला होता है ये भी, इसका उच्चारण स्थान, इसका दंत मशूड़ा, और इसको अगर हम ला कहें, अभी हम बाद में लिखवा भी दे रहे हैं या रा लावा को कि किनका स्थान कहां से उच्चारण स्थान है। तो ला जो है इसको भी एक संज्ञा दी गई। इसको क्यों? एक शब्द है पार्श्व, जब मैं गणित कभी पढ़ाया तो वहां पे पार्श्व आया शब्द। अब जो पार्श्व शब्द आया, तो पार्श्व मैंने बताया भी है कि जब वायु निकलती है तो हमारी जीभ जो है इस स्थिति में आ जाती है कि जो उसके पार्श्व पृष्ठ होते हैं, जीभ के कौन से? पार्श्व। जब हम कहें ल, तो ल भी दांत और मशूड़े के बीच, लेकिन वहां पहले ऐसे पतली हुई थी, यहां फैलाव लिया, और फैलाव जब हुआ तब जाकर के ये, तो ला दंत मशूड़ा से इसका उच्चारण अवश्य है, लेकिन ये जो है इसमें वायु जब निकली तो वो जो है उसके पार्श्व पृष्ठों को स्पर्श करते हुए निकली, इसलिए इसका नाम दिया गया है पार्श्विक। कैसा? पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण। कौन सा है? ला है। ठीक है, तो प्रकंपित या लुंठित रा है, पार्श्विक ला है। तो यहां से आपका कंप्लीट होता है अंतस्थ व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन। उधर मैंने इसके पहले जो पूर्व वाला क्लास था उसमें मैंने स्वर के विषय में पढ़ाया था। अब अगला आपको बताने जा रहे हैं अंतस्थ के बाद जो ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन है, इनकी स्थिति क्या होगी। तो यहां पर अगला नेक्स्ट हम बताएंगे कौन सा? ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन बताते समय एक पॉइंट छूट गया कि इनका उच्चारण स्थान। तो जब हम देखते हैं य बोलते हैं तो देख रहे हैं कि जो हमारी जीभ है वो ऊपर दांत को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका उच्चारण तालु से होता है, तो ये तालव्य के अंतर्गत जाएगा। यहाँ पर जब हम कहते हैं र कहते हैं तो जो हमारे ऊपर के दांत और मशूड़ा, ये जो दांत और मशूड़ा है उसको जीभ स्पर्श कर रही है, तो ये दंत मशूड़ा दोनों के से मिलकर के इसका उच्चारण होता है, रा का भी और ला का भी। तो ये इनको बोला गया है वर्ष। इसको क्या बोला गया है? वर्ष। ये और ये वर्ष वर्ग, ऐसा वर्ष वर्ग के अंतर्गत दोनों जाएंगे। तो यहाँ और ये किसके अंतर्गत जाएंगे? ये जाएगा तालव्य, ये जाएगा तालव्य के अंतर्गत, और ये भी वर्ष से दंत और मशूड़ा। और जब ये जो है ऊपर के दांत और निचले ओष्ठ से मिलकर के इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये आपका जाएगा दंतोष्ठ। इसको क्या बोलेंगे? वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पर्शी व्यंजन में इसके ज्यादा प्रश्न बनते हैं, लेकिन आना चाहिए। इनका बच्चों का प्रश्न हो सकता है कि सर इनका उच्चारण स्थान, तो ये दंतोष्ठ। ठीक है, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन
की स्थिति आई कि क्या हो गए, आपका उच्चारण स्थान आ गया और समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन को यहां से बताएंगे। अब अगला आता है, ये इसको हम कहते हैं ऊष्मीय या संघर्षी, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। अब जरा इसको समझ लेंगे कि ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन जो होते हैं उनमें होता क्या है कि जो वायु मुख से निकलती है वो मुख में कहीं ना कहीं किसी भाग से रगड़ खा करके निकलती है, और जब कहीं रगड़ होगी, संघर्ष होगा, वहां पर निश्चित रूप से गर्म वायु, वहां पर गर्मी की स्थिति होगी। आप जब जाड़ा हो तो कहीं उस समय, या नहीं तो अभी भी, अगर हम जितने भी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं लेकिन हम कहें स, आगे हाथ रखें और ये महसूस करेंगे कि अन्य की तुलना में इनमें गर्म वायु निकलती है, स, ख, स, ह, इनमें कैसी वायु, गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनको हम कहते हैं ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसलिए कि वायु जो निकलती है वो कहीं ना कहीं मुख में किसी भाग से रगड़ खा करके निकलती है, और जब कहीं ऐसे, अभी ऐसे हाथ रगड़े, यहाँ पे गर्मी, तो ऐसा कुछ है इन व्यंजन के साथ देखा गया। हमने ऐसा प्रैक्टिकल भी किया है कि ऐसी स्थिति में इन सब की तुलना में इनमें गर्म वायु निकलती है, इसलिए ये ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं ये जो स्थितियां हैं स, ख, स, ह की, इनमें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ये सा उच्चारित होता है, अगर कभी उच्चारण में, अब आज के बाद ही नहीं कहेंगे शरीफा वाला सा, खटकोण वाला खा, ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ या सा, ये और ये दंत वाले सा को सपेरा वाला सा, ऐसा बोलना बंद करिए। छोटे बच्चे थे, अब आप इनको यहीं से, अगर ऐसा वहां से हम ऐसा काफी पहले से इसको प्रैक्टिकल मिलाए होते तो शायद आज हमको ये याद रहता कि ये कौन से सा। तो यहाँ पर सा, जब हमने ये जो पहला सा हम बोलते हैं तो ये सा, इसमें क्या होता है, जीभ तालु से अगर लग रही है, हम कहें सा, सा, ये जीभ गई ऊपर और वहां स्पर्श करी जा करके, तो ये जो सा है ये आपका क्या, कौन सा सा है, ये आपका कौन सा सा है, ये है तालु से है इसका उच्चारण, इसलिए ये तालव्य सा है। ठीक है, ये कौन सा सा, तालव्य सा। इसके बाद ये सा जब हम ये बोलेंगे तो ये, इसको हम कहेंगे तो हम कहते हैं श, तो ये जीभ जो है मुड़ करके ऊपर लगती है, तो यहां पर ये सा जो आपका आता है ये आपका कौन सा है, मूर्धा। आप बोलिएगा और ऐसा प्रैक्टिकल, अगर आप सा को उच्चारित करिए, ऐसे बोलिए कि आगे की जीभ गोल होकर के ऊपर स्पर्श हो, तो ये मूर्धन्य या मूर्ध के अंतर्गत आएगा, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। इसके बाद हम कहते हैं सा, तो जब हम सीटी, सपेरा ऐसा बोलते हैं तो वहां पे जीभ जो है कहाँ, जो दांत है उसके मूल को स्पर्श करती है, तो ये आपका जो आता है वो कौन सा सा हो जाएगा, ये सा आपका जाएगा किसके अंतर्गत, दंत सा। ठीक है, तीनों सा के विषय में जान लें। इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो जीभ ऊपर लगेगी जाके, पहला सा ये तालव्य सा, दूसरा जो है इसमें जीभ हल्का गोल होकर के ऊपर लगती है तो मूर्धन्य, और तीसरा दंत। एक पॉइंट यहाँ पर और चर्चा कर दें कि इन तीनों सा की चर्चा करने के बाद में एक बिंदु और चर्चा में आएगा, इस पे एक और पॉइंट बनता है। वो क्या है कि बहुत लोग कहते हैं सर ये खा है या सा पढ़े या खा पढ़े, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मैं बता रहा हूं, इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी आप कोई पाठ कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर ये वर्ण पूर्व में सब शब्द के सबसे पहले पहला आ जाए, पहले वर्ण के रूप में आ जाए, वहां पर इसका उच्चारण कभी भी सा न करके खा कहा जाएगा। सडानन नहीं, खडानन, षटकोण नहीं, खटकोण। ठीक है, लेकिन अगर यही आपका मध्य में कहीं आता है, ठीक है, जब कभी मध्य में आएगा तो इसका उच्चारण सा किया जाएगा। ठीक है, कभी भी ये कहां पे आएगा, बीच में आएगा, तो इसको हम क्या उच्चारित करेंगे, बीच में आए, मध्य, अंत में आए, आशीष है, ऐसे शब्द बोलेंगे, तो वहां पर जब ये अंत में जाएगा तो क्या होगा,
ऐसी स्थिति में ये आपका जो है सा बोला जाएगा। और अगर ये पूर्व में आएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे हम कहते हैं विशेष, तो विशेख नहीं कहते हैं, विशेष, तो यहां पर ये हम खा नहीं कहेंगे और ये क्या कहेंगे, ये सा कहेंगे। विशेष मध्य में आएगा तब भी हम सा पढ़ेंगे। अब यहाँ ये इस जगह पे होता तब भी सा, लेकिन अगर ये पहले है, जैसे सबसे पहले आ गया, अब इसको हम सा नहीं कहेंगे, इसी को हम क्या पढ़ेंगे, ख, खडानन। तो ये ध्यान रखेंगे, अब कभी भी आए तो आप कभी भी कोई तर्क प्रस्तुत करें आप बोलेंगे तुरंत। और वैसे आप भी अगर पाठ कहीं कर रहे हो तो सा और खा का अंतर भेद समझ में आ गया होगा। और ये जो हा है इसका जो उच्चारण होता है ये अंदर से होता है। ये इसका उच्चारण कहां से होगा, इसका उच्चारण जो होगा ये स्वर यंत्र से, स्वर यंत्रीय इसको बोलते हैं। इसको कौन सा, स्वर यंत्रीय बोलते हैं। और इसको एक संज्ञा दी गई है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, प्रकंपित, लुंठित, पार्श्विक, अर्ध स्वर। तो यहां पर ऐसे ही हा जो है ये स्वर यंत्र जहां पर है वहीं से ये ध्वनि निकलती है, उच्चारण होता है, इसलिए ये हा है। इसको हम, और दूसरी एक बात इस व्यंजन के विषय में जान लेंगे कि हम काक जो है ये चूंकि उसके भी नीचे से ध्वनि आई है तो इसको हम कहेंगे कौन सा, काकल्य वर्ण। कौन सा, काकल्य वर्ण, काकल्य व्यंजन। तो ये आपका ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन यहां पर कंप्लीट होता है। ध्यान दे देंगे, ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, ये आपका दंत सा है, और इसके बाद में जो हा है और इनके उच्चारण स्थान भी आपको बता दिए गए, तालव्य, उसी से इनका नामकरण किया गया। लेकिन ये स्वर यंत्रीय है और इसका उच्चारण, और इसको जब हम बोलते हैं तो इसका जोर नाभि पे पड़ता है। हा का जब उच्चारण करते हैं तो नाभि पर इसका जोर पड़ता है, इसलिए ये कौन सा वर्ण है, काकल्य वर्ण है। इसके बाद में हम अगले दो जो व्यंजन हैं, वैसे अभी हम हिंदी शब्दकोश में आपको पढ़ाएंगे। हो सकता है इसी क्लास में या इसके बाद एक नया टॉपिक, एक नया क्लास पढ़े, उसमें आपका आ जाएगा, या इसी में एडिट कर देंगे कि ये जो है शब्दकोश के में उच्चारण जो उसका स्थान जो है वर्णों का वो कहाँ होगा। और परीक्षाओं में आपका प्रश्न भी आता है एग्जाम में, तो यहाँ इसका ध्यान देंगे कि ड़ा और हा ये आपके यहाँ पर जैसे इनका उच्चारण की स्थिति बनती थी, ये इसके बाद में चर्चा, लेकिन इसके पहले आपका जो आता है वो कौन सा है उसको आप ध्यान दे देंगे। अगला इसके नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, इसको पढ़ेंगे। अगला है ऊष्मीय, कौन सा, ओ सॉरी, संयुक्त। अगला जो वर्ण है वो है संयुक्त वर्ग, संयुक्त हुए हैं इसमें व्यंजन, और ये भी ध्यान दें कौन सा, इसको हटा दें, ये है संयुक्त व्यंजन। इसको बताने से पूर्व आपसे मैं एक चर्चा करना चाहूंगा। वो चर्चा क्या है, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कभी कभी वर्णमाला में 33 की संख्या आ जाती है। तो 33 के कई स्थिति आप मैं बता दूं कि अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में परंपरागत व्यंजनों की संख्या, परंपरागत व्यंजनों की संख्या आपकी जो होगी 25 ये, 4 आपके ये और 4 ये, यहां तक बस 25, 4 और ये 4, 25, 4, 29, 4, 33, 33 व्यंजन ये आपके परंपरागत व्यंजन की संज्ञा दी गई। अब आपके समझ में नहीं आ रहा परंपरागत व्यंजन, आगे परंपरागत व्यंजन इसलिए कहा गया है कि आपको पता है कि हिंदी हमारी संस्कृत की बेटी है। हिंदी किसकी, संस्कृत की बेटी। अभी संस्कृत से अब बीच में पाली, प्राकृत, आहट, अब होता क्या है कि बोलते 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 उसी में तो तद्भव तत्सव की स्थिति, ऐसे जब यहां तक आए। लेकिन ये जो 33 वर्ण आप पहले देख रहे हैं ये परंपरा वहां से चल करके, और चाहे कितनी भी भाषाएं रही हों, ये सब वर्णों में ये आपके बाद में आ गए, ये संस्कृत के वर्ण नहीं है। ऐसे ये जो वर्ण आप देख रहे हैं ये सभी भाषाओं में परंपरागत रहे हैं, संस्कृत से लेकर के और हिंदी तक। तो इसलिए इनको परंपरागत
व्यंजन या वो कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 33। 25 4 29 4 33। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर कभी पूछ लें कि व्यंजनों की संख्या बाई चांस आपका ये 40 और 39 वाला ऑप्शन अभी भी अपडेट होने पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर ये दोनों हटा दें तो फिर यही 33 परंपरागत, लेकिन ऐसा नहीं, वैसे रहेगा वो ऑप्शन आपका। और अगर स्पेशली लिख दें परंपरागत, तो परंपरागत व्यंजनों की संख्या 33 है। अब आ जाती है बात छतरंगिया और स्रा की, तो इनके विषय में भी जानना। तो ये जो आपके 4 व्यंजन है, ये 2 व्यंजनों के मेल से व्यंजन बने हैं। 2 व्यंजन मिल करके एक व्यंजन बनाए हैं। इनको आप यहां से देखेंगे कौन कौन से 2 व्यंजन। तो इसमें से पहले सबसे पहले आता है आपका छ। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो ये क प्लस मूर्धा श, इन दोनों से मिलके बना। अब कभी कभी बच्चे कहना सर परीक्षा, और ये पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि किन वर्णों के मेल से। तो यहां पर ध्यान रखिए, अगर ये हलंत हटेगा तो ये हलंत हटेगा, ये तो लगना ही लगना है। ये वाला हलंत अगर यहां से ये हलंत हटेगा तो ये हटेगा, नहीं तो ये लगा रहेगा। अगर आप इसको हटा दो तो ये हो जाएगा, या फिर अगर आप ऐसे लिखते हो तो फिर ए इसको और तोड़े तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मूल रूप से हम संयुक्त दिखा रहे हैं, तो कौन सा संयुक्त है? क और श, तो ये छ हो गया। ऐसे ही त्र, संयुक्त का मतलब है कि 2 व्यंजनों के मिलने से इसको संयुक्त कह दिया गया। अब यहां पर मेल त्र में किसका हुआ? तो ये बना है त प्लस र के मेल से, ठीक है। इसके बाद में अगला है ज्ञा, तो ये किसके, किन वर्णों के मेल से बना है? तो ये बना है ज और ञ के मेल से। फिर है स्र, तो ये बना है स और र के मेल से, श्र, ठीक है। ये आपका संयुक्त, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इन 2 व्यंजनों के संयुक्त होने से ये बना है। ये देखिए नीचे र पदेन रावल लगा है पूरा र, तो ये लेकिन हलंत लग गया, तो अभी अभी आधा, तो त और ता में र, यहाँ पर ज और इया ये मिल करके जो बनाता है ज्ञा बनाता है। और यहाँ पर सॉरी, इसको सही कर लेंगे, यहाँ पर श्र, ये आपका श और र के मेल से बना है श्र, ठीक। तो ये संयुक्त व्यंजन थे। इसके बाद इनको अगला आता है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। कौन से? द्विगुण या उच्छिप्त। उच्छिप्त वर्ग, वैसे टा वर्ग उच्छिप्त वर्ग बोला जाता है, लेकिन उच्छिप्त वर्ण ज्यादातर इसमें ये आपका पूछा जाता है, ड़ और ढ़। इसमें होता क्या है कि ये हमारी संस्कृत में नहीं थे, ये बाद में आए और हिंदी में शामिल हो गए। कोई तत्सम शब्द अगर कभी भी इन वर्णों से नहीं हो सकता। अगर किसी कभी आपसे तत्सम और ये वर्ण है, इसका मतलब वो तत्सम नहीं हो सकता, संस्कृत का नहीं हो सकता। संस्कृत शब्द जो है वो इनसे मिलकर के कोई भी शब्द संस्कृत के शब्दकोश में नहीं है, ये हिंदी के ही हैं। ये आपका इसमें होता क्या है कि ये वे वर्ण हैं जो कि इनका अगर उच्चारण करेंगे तो यही मूर्धा वो झटके से ऊपर जा करके लग करके बहुत झटके से नीचे की तरफ गिरते हैं, तो इस कारण से इनको उच्छिप्त व्यंजन की संज्ञा दी गई या द्विगुण व्यंजन की संज्ञा दी गई। तो ये आपके ये वर्ण हो गया। ये आपका आ गया, ये कुछ बोली के कारण ये शामिल कर लिया गया। मैं आपको ये चर्चा कर दूं, इसको विशिष्ट व्यंजन कहा गया। हुआ क्या कि इसको शामिल किया गया है क्योंकि इसके लिए कोई ध्वनि नहीं थी, और ऐसा नहीं कि ये अभी 2025 में, इसके पूर्व में बीच में 2 दशक, 2000 के पूर्व में ये हिंदी वर्णमाला में था। 2000 और 2020 ये 2 दशक ऐसे रहे, 10-10 वर्ष के, जिसके बीच में हटा था। यहाँ ये विशिष्ट व्यंजन के रूप में पुनः शामिल हो गया, विशिष्ट व्यंजन। अब यहां पर ये जो विशिष्ट व्यंजन है, इसको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हैं, मराठा या
हरियाणा की तरफ, तो हम कहते हैं कपिल, तो ला कहते हैं, तो ला में जीभ मुड़ती नहीं, हम कहते हैं लो लो लो, ये उच्चारण जो हो रहा है कपिल कपिल, तो ऐसा बोलेंगे। तो ये लो, ये जो है लो है, तो इसमें जीभ गोल होकर के और ऊपर की तरफ जब जाती है, ला का उच्चारण करते हैं, लो उच्चारण करें, लेकिन ला ऐसे नहीं, ला में गोल लो लो, तो ऐसा उच्चारण जो होगा ये कौन सा आएगा, विशिष्ट व्यंजन होगा। और ये अभी अगस्त 2025 में शामिल कर लिया गया। तो आपने यहाँ तक वह एक परिचय हो गया आपका व्यंजन का, लेकिन अभी इसमें बहुत सी बातें बाकी हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, और इसके बाद में आपके अल्प प्राण और महाप्राण के बाद में घोषत्व के आधार पर अघोष सघोष, ये भी आपको क्लास बाकी इसका है, उसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए यहीं पर। तो इसके बाद मैं वही क्लास आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर एक वर्गीकरण इसका किया गया है व्यंजनों का या वर्णों का कह लें हम, तो उसमें घोषत्व के आधार पर, किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो इसके आधार पर दो प्रकार के वर्ण, और अक्सर परीक्षा में व्यंजन, तो ऐसा नहीं कि व्यंजन ही अघोष और सघोष, आप वर्णों के विषय में जानिए अघोष और सघोष क्या है, या घोष और सघोष तो एक ही बात है। तो अघोष क्या है और सघोष, या अघोष क्या है, घोष क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम कोई वर्ण का उच्चारण करें, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है वो घोष या सघोष कहे जाएंगे, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में या स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो, यहाँ पर फिर ध्यान दे देंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो स्वर यंत्र है या स्वर तंत्र है उसमें कंपन उत्पन्न ना हो तो वो अघोष। घोष यहाँ पे यहाँ कंपन से है इसका अभिप्राय, माने नहीं, जिसमें कंपन उत्पन्न ना हो वो अघोष, और जिनमें कंपन उत्पन्न हो वो सघोष या घोष वर्ण कहे जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि अगर इसका भी आप ध्यान दो तो ये जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन में अगर मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे कि ई का लिख दिया, ये ट्रिक है, अभी मैं बताऊंगा बाद में। यहाँ पर ये जो आपके व्यंजन लिखे हैं इनमें से अगर आप ऐसा नहीं करना बहुत बड़ा कंपन आ जाएगा ऐसा भूकंप जैसा, यहाँ पर आप बहुत ऐसे उंगली रखो और बोलो हल्के से हाथों से उंगली रखेंगे और यहाँ पर, और इस जगह पर जब बोले तो आपको यहाँ पर जो झंझनाहट सी महसूस होगी वो कब अधिक स्थिति में जाएंगे, जैसे आप कहेंगे कि क ख, तो यहाँ क ख कहने में उतनी ऐसा कंपन नहीं होगा, लेकिन जब कहेंगे ग घ अंग, ये जब बोलेंगे तो ये कंपन उत्पन्न होगा यहाँ पर। और ऐसा ना करो तो ऐसे ही महसूस करो, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़। तो ये जो है ये आपके तीन स्पर्शी व्यंजन, जो बाद वाले स्पर्शी व्यंजन तीन है वर्ण, ये बाद के तीनों वर्ण ये किसमें चले जाएंगे, सघोष में जाएंगे, लेकिन इनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता। तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो 12 लिखा है इसका अभिप्राय है पहला और दूसरा। स्पर्शी व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण व दूसरा वर्ण किसमें से, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में से जो आपका पहला वर्ण है ये और ये आपके अघोष के अंतर्गत जाएंगे, और तो इसीलिए लिख दिया गया 12। 12 में एक पहला वर्ण, दो दूसरा वर्ण, आगे सा ख सा, इनमें भी कंपन उत्पन्न नहीं होता। ये जो आपके उसमी में से पहले तीन है इनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ पर पहला वर्ण और दूसरा वर्ण साथ साथ उसमी में हा को छोड़ करके ये जो है अघोष है। अब आ जाते हैं सघोष में, तो हम कहते हैं ग घ अंग, इनमें कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए बाद के जो तीनों हैं इसीलिए यहां लिखा है 345, तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा साथ साथ अंतस्थ 11 लावा,
और इसके साथ साथ हाँ जो यहाँ छूट गया, इसमें नहीं आया है, छूटा नहीं, छूटने का मतलब इसमें नहीं आया, शामिल किया गया, ये इसमें शामिल किया गया। तो तीसरा चौथा स्पर्शी व्यंजन में से तीसरा चौथा पांचवा स्पर्शी व्यंजन का तीसरा कामा चौथा कामा पांचवा, ये जो वर्ण है ये आपके घोष। हमने अभी फिर मैं बता दूं कि वे वर्ण जो कि आपके इसमें स्पर्शी व्यंजन में अगर जाएंगे, और अब परिभाषा क्या है कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन अधिक उत्पन्न होता है वो सघोष या घोष है। जिनमें कंपन ना के बराबर है वो आपके जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। हमने बताया है कि ये अगर आप यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से अगर यहाँ पर उंगली रखें और बोल करके देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि जो स्पर्शी व्यंजन है उसका पहला दूसरा जो है वो अघोष के अंतर्गत, बाद के तीनों जो है सघोष के अंतर्गत जाएंगे। साथ साथ जो ऊष्मी व्यंजन के पहले तीन वर्ण हैं स ख स, ये आपके जो है अघोष के अंतर्गत जाएंगे और हा जो है आपका सघोष में चला जाएगा। इसके साथ साथ अंतस्थ जो है वो आपके किस में चले जाएंगे, घोष या सघोष में। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त स्वर जितने होंगे सभी स्वर सघोष होते हैं। ये आपका किसके आधार पर वर्गीकरण हो गया, घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट अगला मैं यहां से आपको बता रहा हूं किसके आधार पर, जो कि प्राणत्व के आधार पर, वायु निकलने के आधार पर अगला वर्गीकरण आपको बताएंगे। ठीक है, अगला वर्गीकरण है प्राण तत्व के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर। तो प्राण तत्व या प्राणत्व के आधार पर आपके दो प्रकार के इसमें भी वर्गीकरण किया गया। एक आपके हैं अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। यहां पर प्राण से अभिप्राय है वायु से, वायु निकलने के आधार पर। तो यहां ध्यान देंगे कि जब ये वर्गीकरण किया गया तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु कम निकलती है, जिनके उच्चारण में वायु कम निकलती है वे अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में वायु उनकी तुलना में अल्प प्राण की जो वर्ण हैं उनकी तुलना में अधिक निकलती है वो महाप्राण। लेकिन इसको आप ध्यान देंगे कि जब हम थोड़ा उच्चारण को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसमें बाद में हकार की ध्वनि निकले। जैसे हम कहे का ख ख, जैसे हम कहते ख तो आगे देखते हैं ह, ऐसा हम कहते हैं का ख, फिर ग घ। तो जैसे हम ये बोलते हैं तो इनमें देखते हैं बाद में हकार की ध्वनि आती है, तो यहाँ पर इनमें वायु अधिक निकल रही है। हम कहते हैं क, अब और जैसे कहा का, इसमें हा की ध्वनि बाद में ख ख ग घ। तो ये और ये दो महाप्राण की स्थिति में जा रहे हो। पहला तीसरा और पांचवा कौन कौन सा, पहला तीसरा पांचवा ये किसमें गए, अल्प प्राण में, क ग अंगा। लेकिन हम कहते हैं ख घ, अब ये इसी में ना छ झ ठ ढ थ ध भ भ। तो दूसरा और चौथा ये आपके महाप्राण, और इसमें देखते हैं का गा अंगा चा जा, जह जह नहीं कर, छ छ झ। तो इनमें देख रहे हैं हम वायु अधिक निकल रही। तो यहां पर अब ये नंबर इसलिए कह रहे हैं कि भाई पेपर देने गए आप, मतलब ये नंबर वहां घोष अघोष में सब भूल गया। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल आप अक्सर करिए और फिर देखिए आपका कभी भी प्रयोग करके वहां भी तुरंत आप जान पाएंगे कि कौन से अल्प प्राण और कौन से महाप्राण। लेकिन इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे तो ये वाला जो वर्ग है इसमें जब जिसमें खुद स्वयं हा आया होगा, तो जिसमें खुद स्वयं में हा आ जाएगा वो महाप्राण में जाना ही जाना है। तो जो आपका
ऊष्मीय व्यंजन है, ऊष्मीय जो होंगे वो किस में चले जाएंगे, ऊष्मीय व्यंजन महाप्राण में चले जाएंगे। और य रा लावा इसमें भी देख रहे हैं हकार की ध्वनि नहीं, तो ये किस में चले जाएंगे, ये अल्प प्राण में चले जाएंगे। अंतस्थ, अंतस्थ आपके अल्प प्राण में और ऊष्मीय महाप्राण में चले गए, इसमें हकार की ध्वनि की स्थिति रहती। और आपको बता दें कि जो अह है, ये अह के स्वरों में केवल अह, ये जो है आपका महाप्राण है, बाकी अल्प प्राण। तो ये आप याद रखेंगे, इसको भी ध्यान दिया आपने कि इनको बोलने पे हकार की ध्वनि आ रही थी और जिसमें हा स्वयं लगा है, और सा कहा सा हा ये आपके महाप्राण में गए। साथ साथ आपका दूसरा और चौथा वर्ण ये महाप्राण में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी कभी तो इनको उनको मिला के कह देते हैं निम्न में से कौन सा अल्प प्राण और सघोष है, इस प्रकार, या कौन सा अल्प प्राण सघोष है, तो वहां पर ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये ठीक से अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पर आपको अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और सघोष की चर्चा करी। अभी आपने क्वेश्चन आपको बीच में मैं बता दूं कि लोग कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि मैंने कहा था कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो जो अयोगवाह हैं ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी हैं, क्योंकि ये जब हम परिभाषित करते हैं तो ना तो स्वरों में इनको शामिल किया ना व्यंजन में, तो जो अयोगवाह है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। लेकिन अगर ये पूछा जाए परीक्षा में, ये क्वेश्चन आ जाए कि स्वर और व्यंजनों के बीच उच्चारण, ठीक है, तो स्वर और व्यंजनों के बीच उच्चारण अगर कहा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला मैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूं, उस पे जाएंगे। अगला ध्यान दे देंगे आगत या ग्रहित ध्वनियां या नवनिर्मित ध्वनियां। आगत, आगत या ग्रहित ध्वनियां, ठीक है, इनको यहां पर आप ध्यान देंगे कि आगत अबलिक ग्रहित ध्वनियां क्या है। वे ध्वनियां आप ध्यान देंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण थे उसके बाद हमारे देश में कुछ आक्रांता, जहां पर मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, तो जब वो यहाँ आए तो भारतीय कुछ ऐसे शब्द जब वो बोलते थे, जैसे वो कहते थे, अंग्रेज आए तो बोले कॉलेज, वो कॉलेज, वो कॉलेज बोल रहे थे, और यहाँ का जो व्यक्ति था वो कह रहा था कॉलेज। तो हिंदी में हमने बताया कि जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, तो कॉलेज के लिए मेरे पास कोई ध्वनि नहीं थी। ऐसे अरबी फारसी ध्वनि के अंतर्गत अब जब देखा गया, जब मुगल या अरबी फारसी ध्वनियां वो जब आए हमारे देश में, तो वो जब बोलते थे जिंदगी जिंदगी, हाँ, तो जब जिंदगी कहते थे, हम लोग कहते हैं जिंदगी, वो कहते हैं जिंदगी, या गजल, तो ये या तनख्वाह, तो इस टाइप का जब वो बोलते थे, जब हम कहते हैं फा का फ, जब हम कहें खा तो का ख, जब कहें हम ज तो का ज, तो कुछ ऐसी ध्वनियां थी जिनको कि अब आवश्यक वो लोग बोल रहे थे। इसके लिए हिंदी विद्वानों ने यहाँ पर एक युक्ति सूझी, जिसके अंतर्गत अगर अरबी फारसी आगत ध्वनियों को भी दो भागों में आप पढ़ेंगे, अगर वैसे ऑप्शन में सम्मिलित रूप से, लेकिन अगर कहीं पर ये लिख दिया जाए कि निम्न में से अरबी फारसी ध्वनियां, आगत अरबी फारसी ध्वनियां कौन सी हैं, और आगत जो है आंग्ल ध्वनि कौन सी है या अंग्रेजी ध्वनि कौन सी है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे कि आगत ध्वनियों में जो आपके अरबी फारसी है, अरबी फारसी, अरबी फारसी आगत ध्वनियां जो हैं वो कौन सी हैं, तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि अगर अरबी फारसी आगत ध्वनियों की चर्चा करें तो यहां पर क्या आपका पॉइंट बनेगा कि वो 5 ध्वनियां जिनमें नुक्ता लगाया गया, और वो कौन कौन सी थी, एक तो आपका था को, दूसरा है, हाँ यहाँ पर एक बात बता दें, कुछ लोग अब कुछ क्या बहुतायत खा ऐसे लिखते हैं, ये खा जिसको हम कहते हैं र व अलग, ये ऐसे खा नहीं बनता, खा क्या होगा, ये आपका खा,
ये यहाँ पर इससे मिलेगा करके ऐसे बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ख, ग, ज और फ, ये 5 जो है अरबी फारसी आगत ध्वनियां हमारी हैं। जब अब हमें वो समस्या जो थी, अगर हम ये लिखते हैं जिंदगी, ऐसा लिखेंगे तो हम पढ़ेंगे जिंदगी, और वो लोग जिंदगी जिंदगी, तो यहाँ पे ये नुक्ता लगाया गया, बाईं तरफ इधर हट करके, नीचे नहीं, बाईं और नीचे की तरफ, बाएं, ठीक है, ऐसे। तो ये जिंदगी हो गया। इस प्रकार से और बहुत सारे शब्द आएंगे जो आपको यहाँ पर जिनमें नुक्ता लगाने की स्थिति बनेगी, जो कि नुक्ता से हम जानेंगे कि वो कौन से शब्द ऐसे रहेंगे, जैसे गजल, जरा, किल्लत, ये शब्द आपके, हम एक कहते हैं जरा और एक कहते हैं जरा, दोनों में अंतर है। जरा और ऐसे लिख दें जरा, ये अलग शब्द है, ये अलग। तो ये जो है, ये जितनी ध्वनियां होंगी, और आपको बता दें, बहुत लोग बहुत कमेंट करते हैं कि ये हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी बीच के शब्द नहीं। हिंदी जो है इतनी दयालुता दिखाई इस भाषा ने कि इन्हें अन्य अन्य भाषाओं के शब्द अपने में शामिल कर लिए, ठीक है। और वो जो शब्द हैं, जब हम बताएंगे, जिनको हम विदेशज शब्द कहते हैं, तो विदेशज शब्द वो जिनमें नुक्ता लगा होगा, वो मूल हिंदी का शब्द नहीं होगा, वो निश्चित रूप से जो मुगल है, अरबी फारसी ध्वनिया, उनमें अगर नुक्ता लगा है तो निश्चित रूप से वो हिंदी की ध्वनिया नहीं है। नुक्ता किनमें लगता है? ये आपके इसमें अरबी फारसी ध्वनियों में लगता है। दूसरी अगली आती है अंग्रेजी आगत ध्वनि। कौन सी? अंग्रेजी आगत ध्वनि। अंग्रेजी आगत या ग्रहित ध्वनि। तो ये जब आती है तो ये ये भी हमारी हिंदी में, ये जो भी शब्द होगा वो किसमें होगा? ये आपका अंग्रेजी का होगा। जैसे कॉलेज, कॉलेज नहीं, कॉलेज, नॉलेज, कॉफी, ठीक है, बॉल। तो ये आपका जो है, ये शब्द जैसे आएंगे, तो अगर आगत स्वर पूछा जाए तो ऑप्शन में ये भी पढ़े, वो भी पढ़े तो वो टिक किया जाएगा। आगत व्यंजन कहा जाए तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अरबी फारसी आगत ध्वनियां कितनी हैं, तो 5 हैं। कुल आगत ध्वनियां कितनी हैं, तो ये आपकी हैं 6, ठीक है। तो आगत ध्वनि में 2 भाग हैं, एक है अरबी फारसी, दूसरे जब अंग्रेज आए, इनके शब्द जो थे वो कॉलेज, नॉलेज, ये मत कहिए अंग्रेज, ये विदेश शब्द जो कि हमारी हिंदी में कोई भी शब्द जब बोला जाता है तो विदेश शब्द के नाम से जाना जा रहा है, और उनमें हम ये अंग्रेजी आगत ध्वनि, जब अंग्रेज आए तो वो बोलते थे, और वो भी हमारे वर्णमाला में ऐसी ध्वनि नहीं थी। तो नुक्ता का बाईं तरफ नीचे, ये भी क्वेश्चन जब आया है तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम कहें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले से अनुस्वार अपनी जगह ले चुका था, फिर इधर की तरफ अंगा में यहां लग जाता है, इसलिए ये भी अपनी जगह ले चुका था। उच्छिप्त में ये अपनी जगह ले चुका था, तो अब एक ही बचा था, इधर इधर इधर, तो इधर की तरफ बचा था, जो कि यहाँ नुक्ता के रूप में बाईं और नीचे की तरफ लगता है। ये कौन सी ध्वनियां हैं? आगत या ग्रहित ध्वनियां, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पे जाते हैं, का है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब एक ही व्यंजन की लगातार आवृत्ति हो जाती है किसी शब्द में, तो वहां पर द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे दिल्ली, यहां पर हम देखते हैं एक लाया और फिर क्रमागत क्रम से आ गया, या पत्ता, ऐसा हो गया, या गद्दा, ठीक है, ऐसा। इस प्रकार का जब क्रमिक रूप से 2 लगातार एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा व्यंजन? द्वित्व व्यंजन होता है।
इसके बाद अगला पॉइंट है कारांत। कारांत क्या है? कारांत किसी शब्द में अंतिम वर्ण जिस स्वर से अंतिम वर्ण जो स्वर होगा जिससे समाप्त होगा वो कारांत से पूर्व लगा करके वो कारांत बोला जाएगा। जैसे मान लिया यहीं पर दिल्ली लिखा है, तो दिल्ली में अंतिम स्वर क्या है? यहां स्वर के रूप में क्या दिख रहा है? बड़ी, तो हम इसको कह देंगे दिल्ली में है ईकारांत। जैसे लिखें राजू, तो राजू में अंतिम वर्ण क्या है? वर्ण, तो जा के बाद में बड़ा उल स्वर के रूप में आया है, तो यहां पर राजू में कौन सा कारांत है? तो इसमें है उकारांत। उकारांत, ठीक है। जैसे मान लिया लिखा है महल, तो इसमें क्या है? इसमें अकारांत, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई वर्ण में अंतिम वर्ण, हलन तो है नहीं यहाँ पे, बाद में क्या है कि एक स्वर है वो छोटा आ के रूप में इसके साथ लगा है, तो ये अकारांत है, ठीक है। जैसे लिखा है मान लिया सुदामा, तो इसमें कौन सा कारांत? तो बड़ा है, इसलिए अंत में, तो अंत में जो स्वर होगा यहाँ पर आकारांत हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कारांत। एक पॉइंट और आपको चर्चा में लाते हैं कि कुछ वर्ण ऐसे, जैसे बहुत लोग क्या लिखेंगे? सा लिखेंगे और ऐसा खींच देते हैं। देखिए जहां पर ये गोल स्थिति आ जाए, जैसे ये है, यहां पर सिरोरेखा को तोड़ दिया जाएगा। सा है या अलग सा पॉइंट आ गया, उससे हट करके अगर सा है या भा है, अगर कोई ऐसे ऐसे लिख दोगे गलत है, यहाँ पे सिरोरेखा को आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखते हो, सॉरी ऐसा लिखते हो, तो ये गलत है। कैसे लिखना है? ये आप ऐसा लिख दीजिए, फिर भी ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर ऐसी स्थिति में ये स्थिति है, ये सही होगा। यहाँ पर क्या होगा? इसको तोड़ना है, सा में तोड़ना है, जितने ऐसे, हाँ यहाँ पर स्वर में अगर अ लिख रहे हैं तो ये पूरा नहीं, ये काटना नहीं, यहाँ पे ये छोड़ देंगे। भले इधर को आप ऐसे कर देते हो, लेकिन ये यहाँ पर इसको पूरी सिरोरेखा, ये सिरोरेखा बोली जाती है जो ऊपर लाइन खींची जाती है। ऐसे वर्णों में जहां पर ऊपर की तरफ, या जैसे छा है, ये है, तो ये ऐसा ये कर दो। अगर आप ऐसा कर दे रहे हो ये, तो ये गलत है। आपको क्या करना है? ये सिरोरेखा यहाँ तोड़ देनी है। ये चाहे वाक्य शोधन हो चाहे वर्तनी में, यहाँ पर सिरोरेखा को तोड़ना है। तो ये जितने भी ऐसे व्यंजन होंगे जहां पर ऊपर गोल की स्थिति, जैसे था है, तो था में भी आपको सिरोरेखा तोड़नी है। या तो ऐसा लिखिए या फिर ऐसा भी लिख देंगे तो ये ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सिरोरेखा का यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि ऐसी गलतियां भी लोग कर देते हैं। तो सिरोरेखा का एक खा वाली गलती, एक ये, एक जो आपने मूर्धा सा का उच्चारण था, अगर किसी शब्द के पूर्व में आएगा तो खा पढ़ा जाएगा मूर्धा सा, और अगर मध्य में आएगा तो वो सा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लास कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्लास की चर्चा की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ पल्लवन आपको बताना चाहूंगा। पल्लवन में देखेंगे कि कैसे, या वर्ण विक्षेपण भी कह लें, ये आज के समय में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि वर्ण विक्षेपण। तो जैसे मान लिया कोई शब्द लेते हैं, जैसे लिखा है कृष्ण, कृष्ण नहीं पढ़ेंगे, कृष्ण, क्योंकि ये रा नहीं है, बहुत लोग इसको री की मात्रा है। जब इसका हम वर्ण विक्षेपण करेंगे, या जैसे अंग्रेजी लिखी जाती तो वर्ण अलग अलग, तो कैसे लिखेंगे? तो अब इसका ये गिर रहा था तो इसको संभालने कौन आया था? री। अब इसमें हलंत नहीं लगाएंगे, उस स्वर आपके जो है स्वतंत्र उच्चारण हो जाता है। फिर यहाँ पर स, नेक्स्ट अगला अड़ है, तो ये पूरा है इसलिए ये, और छोटा आ, इस प्रकार से ये आपका कृष्ण हो गया, ठीक है। जैसे है विद्यालय, ये देखिए संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्ताक्षर, विद्यालय।
ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, आवाज के जो टंकड़ वाले हैं उनको दिक्कत आ रही है तो ऐसे भी लिख देते हैं विद्यालय। तो ध्यान देंगे ये कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें पहले छोटी नहीं, पहले कौन आएगा, वह हलंत, ये संधि में काम आएंगे सब। अब क्योंकि यहाँ पे जब मेल कराते हैं तो वो लोग छोटी से कर, नहीं तो अब ये पढ़ाने में संधि जब बताएंगे तो वहां पे भी चर्चा होगी। तो वह आया प्लस, इसके बाद क्या आ गया, छोटी ई, फिर क्या आ जाएगा अगला, दा हलंत, क्योंकि दा गिर रहा है तो उसको, अब उसको कोई स्वर नहीं संभालना है तो इसकी मदद कौन कर दिया, किसने कर दिया, यहाँ व्यंजन ने ही मदद की, लेकिन वो खुद गिर रहा है तो उसको, इसका मतलब ये स्वर दो लोगों को संभाल रहा है, या को कौन संभाल रहा है, बड़ा आ। ठीक है, ये ऑप्शन पड़े होते हैं, और प्लस ल, और इसके बाद हलंत लग करके इसको किसने संभाला, छोटा आ ने, फिर या इस या को किसने संभाला, छोटा आ ने। अब ये, अब कोई कहे विद्यालय में कितने वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण, या ये नहीं कहेंगे अक्षर, तो ये क्वेश्चन भी कई प्रकार से पूछा जाता है, तो इसको हम कहते हैं पल्लवन या वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अगला एक लास्ट बिंदु है कि हिंदी का शब्दकोश में शब्दों का व्यवस्थापन, लेकिन आज को मैं केवल शब्दों का हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्दकोश में क्रम में बता रहा हूं, और कभी कभी प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसका क्रम क्या होगा, तो इसको आप समझ लेंगे। ये हमारा लास्ट यहीं पे पॉइंट होगा, इसके बाद हिंदी को सामान्य रूप से हम यहाँ पर मानेंगे कि कंप्लीट हुआ, उसके बाद प्रश्नों की चर्चा आने वाले समय में कभी किसी क्लास में हो रहेगी। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ वर्णमाला के, जो अभी वर्णमाला का क्रम था और यहाँ कुछ क्रम बदल गया है। ये जब हिंदी का डिक्शनरी, हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम, ध्यान देंगे, ये शब्द जब निर्धारित किए जाते तो ऐसे, सबसे पहले हिंदी शब्दकोश में, यहां पर मैंने जिनको सर्कल बना दिया, ये प्लेस कहां से चेंज होकर के, तो ये तो क्रम में चलेगा, अ आ इ उ ओ, लेकिन सबसे पहले अंग और आ होगा। इसके बाद इसको सर्कल बना दिया, का के बाद आपने का जो छा था वो का और सा से मिलके बना था, मूर्धा सा से, तो जिससे पहला वर्ण बन रहा था उसके तुरंत बाद इसका स्थान आ जाएगा, तो का के बाद छा का स्थान होगा। ऐसे ही ज्ञा देखा था, जा और इया से था, इसलिए जा के स्थान पर के बाद हो गया। यहाँ उच्छिप्त व्यंजन, अच्छा उसको भी, त्रा है ता और रा से बना, तो त्रा ता के बाद आ गया। सा जो है तालव्य सा और रा से बना, तालव्य सा के बाद आ गया। अड़ा, ये अड़ा नहीं है, ड़ है, ड़ा, देखो ड ढ, जैसे हम कहें डोर, या हम कहें ढोलक, कभी कभी उच्चारण करने में लोगों को दिक्कत होती है, तो ये जो है ढोलक, ढ है, और ये ढोलक, और ये है डोर, लेकिन यहीं पर हम लिख दें सड़क, तो यहां पर ये अड़ा कह रहे हैं सड़क। अब सर अड़ा ये वाला कहा नहीं बना दिया, तो ये जब आएगा तो पहले अड़ आएगा, रावण, तब हम ये बनाते हैं सड़क में अड़ा, ये डोर। ऐसे ही मान लिया है कढ़ाई, तो अब अगर हम ऐसा लिख दें तो ये हो जाएगा कढ़ाई, और हमको लिखना है कढ़ाई ढ़, तो यहाँ पर बिंदी, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे हम इसका उच्चारण भी सही रखें और वर्तनी में भी। ठीक है, आगे सॉरी, ये जो क्रम था उसको अब यहाँ ध्यान रखना है कि किस क्रम से शब्दकोश में वर्ण जो है आपके आएंगे। तो यहाँ पर ये जो इनको सर्कल बनाया है, ये स्थान ऐसा परिवर्तित हुआ, बाकी क्रम वैसा ही है, लेकिन ये क्रम के अनुसार अगर हम यहाँ आए तो देखते हैं वैसे ही व्यंजन में अगर हम देखेंगे तो अगर शब्दकोश में जाएंगे तो कंग पहले आएगा, फिर चंद्रबिंदु वाला अगर है तो ये और ये, इनमें से एक होगा कोई, तो ये और ये पहले आएगा, फिर कहा आएगा, फिर का, छोटा बड़ा छोटी बड़ी जैसे लगे थे उसी क्रम में ऐसे आ गए, यहां तक आ गए। लेकिन आर्धवर्ण आधा है
तो इसके बाद आएगा, और फिर का के बाद आपने पढ़ा है कि छ आता है, तो यही सारे अक्षर फिर छ के साथ यहाँ प्रभावी हो गए। फिर ऐसे खा आएगा, फिर गा आएगा, तो यहाँ पर मैंने ऐसे बता दिया आपका हिंदी कब शब्द। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि छ का स्थान हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण के बाद होगा। तो लोग हा भी ऑप्शन पढ़ा होता है, का भी पढ़ा होता है, अन्य ऐसे ऑप्शन पढ़े होते हैं। तो का, इसमें जो क है, का के बाद छ आएगा। ऐसे त्रा किसके बाद आएगा, तो त्रा जो है ता के बाद। लेकिन ये हिंदी वर्णमाला में नहीं, हिंदी शब्दकोश में। यहाँ ये टॉपिक आपका विराम लेता है। बस नेक्स्ट अगला क्लास आपका हिंदी या रीजनिंग में जो भी नेक्स्ट अगला क्लास होगा वो आगे देखेंगे। यहीं पे आपका